नमस्कार दोस्तों। हमारे जो चीफ जस्टिस, वैसे तो माननीय चीफ जस्टिस बोलना चाहिए, जो कि आपने नाम दिया है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपने ये नाम क्यों दिया है मुझे नहीं मालूम। वैसे तो पता है आपको कि नाम मैंने ही दिया है, लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम यार इनको चीफ जस्टिस मत बोला करो डायरेक्टली, ये तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई केस कर सकते हैं। तो अब ये बोल दिया करो कि यार लोगों ने बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं क्या करूं, मैं तो आपकी आवाज ही बोल रहा हूं। तो ये जो आपने नाम दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रो रो कर कुर्सी छोड़ रहा था, क्योंकि कुर्सी से प्यार बहुत है। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी ही अजीबो गरीब सी बातें भी बोलनी शुरू कर दी है कि वो कितने एथिकल आदमी रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मिड्डा जी से। और मिड्डा जी ने एक यूट्यूब चैनल शुरू भी कर दिया सनातनियों के लिए। यानी कि ये हमने एक जो सनातन की जो हमने मुहिम शुरू करी है, जय श्री राम की, पहली बार। दूसरा कि सनातन का जो वे ऑफ लाइफ है उसको कैसे करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर सब्सक्राइब कीजिए और सनातन के साथ जुड़ना शुरू कीजिए। लोगों को जगाने का काम अब हम करेंगे। जो ये चैनल का नाम है सनातन संवाद, इसको जाकर देखिए। और आपको अभी तो 2-3 वीडियोज यही हैं, लेकिन इसमें रेगुलरली वीडियोज आती रहेंगी सनातन के ऊपर। लेकिन आज सनातन के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन सनातन का जो दुश्मन, ये तो दुर्योधन जो था हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, आज उसकी बात करेंगे, जो उसने एथिकल बातें बोली हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था वो रो रो कर पहले तो उसने कुर्सी छोड़ी है कि मुझे बड़ा दुख है कि ये प्यारी कुर्सी जिसके ऊपर बैठकर मैंने इतनी बार गंद डाला है, इसको मुझे छोड़ना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं उसके जो मगरमच्छ के आंसू निकले उस दिन, किस बात के लिए निकल रहे थे, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुमित जी, बेसिकली वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके लिए इस सीट पे रहना इतना आसान नहीं रहा था, उनको बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़े। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि मैं सारी जो वर्डिक्ट्स थे वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं दे सकता था, मुझे दूसरों के फेवर में भी वर्डिक्ट देना 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 पड़ता है। तो मुझे ये बात सुन के बड़ी हैरानी होगी। मैंने केस के मेरिट्स के ऊपर वर्डिक्ट जाता है या मिल बांट के वर्डिक्ट जाता है? तो ये तो वही बात होगी कि पहले एक सिस्टम होता था कि कोई कहीं पे कोई दंगा हुआ है तो कहते थे सिर्फ आप मुसलमानों को अरेस्ट नहीं करोगे, जितने मुसलमान अरेस्ट करे उतने हिंदू को भी अरेस्ट करोगे, ताकि हम बताएंगे हम सेक्युलर लोग हैं, हम बराबरी का हिसाब करते हैं। वहां पे ये नहीं देखा जाता था पहले 2014 से कि गलती किसकी है। तो सेम चीज शायद ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी जितना गवर्नमेंट के फेवर में इन्होंने वर्डिक्ट दिए उतना नहीं इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वर्डिक्ट दे दिए, तो बराबर हो गया हिसाब। तो उस केस की मेरिट्स के ऊपर तो मेडिकल वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं या मेरिट मान के वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो ये अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। और आज सुमित जी एक ऐसी बात हुई है कि ये जो लॉयर्स लॉबी थी, जजेस लॉबी थी, उनके बीच में बैठे हुए थे, इनकी फैमिली के मेंबर्स भी बैठे थे, इनके दोनों बेटे जो लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए थे। और इन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटे कभी भी जब भी मैं प्रैक्टिस करता था जज वहां पे, कभी भी उन्होंने कोर्ट में आके बैठे नहीं है, ना ही कोई ऐसा केस सामने लेके आए हैं जिस पे जजमेंट मुझे देनी पड़ी हो। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों करा आपने? मतलब ये ऐसा मैंने इसलिए करा कि मैं नहीं चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, लोग मेरे पे उंगली उठाएं कि मैंने अपने बेटों को फेवर करा या नहीं करा, या उनकी वो जो केसेस लेके आए हैं तो वो उस पर मैंने उनके फेवर में ना जा रहा हूं। बट एक बात उन्होंने उजागर ये नहीं करी कि उनके बेटों का कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भी है नहीं पहुंचा, ये नहीं बता पाए वो अभी तक। तो वो देखने वाली बात है कि वो हमें निकालना पड़ेगा रिकॉर्ड से, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा कि उनके बेटों का केस सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच तक पहुंच पाया, क्या उसी बेंच तक पहुंच पाया ये जो ये जिन बेंच के साथ जजेस के साथ इनका उठना बैठना होता था, जो मिलजुल के ये सारी गेम खेलते थे, या कोई अलग बेंच तक पहुंचता था जो कि अलग था, या कितने वर्डिक्ट्स उन्होंने अपने फेवर में लिए कितने नहीं लिए, ये भी इसका भी हमें कुछ नहीं है। तो जो नो फेस वैल्यू जो बात बोली है तो वो ही माननी पड़ेगी सुमित जी, शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, उसी लिए इन्होंने अपने बेटों को वहां पे आने ही नहीं दिया। और इनके बेटे इतने शिष्टाचार के साथ काम करते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी की बात मान ली, उन्होंने कभी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं देखा आज तक। तो वो जितने भी केसेस लड़ते रहे वो शायद जुडिशियल लोअर कोर्ट्स में ही लड़ते रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं। सर ये तो बॉलीवुड की मूवी की उन्होंने स्टोरी सुना दी कि इसके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए चंद्रचूड़ के ऊपर, कि बाप
जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बेटों को बोल दिया भैया अगर तुम भी आ जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि बाप तो पैसे लेता ही था, जो वकील है उन्होंने भी पैसे ले लिए, ये दोनों तरफ से पैसे खा रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इनका। और ये उन्होंने ओपनली बोल भी दिया कि मैं तो देखिए जहां से पैसे आते थे उधर ही मैं जाकर जजमेंट देता था। कई बार बीजेपी की से आ गए तो मैंने बीजेपी की फेवर के कर दिए, लेकिन जनरली मुझे मुसलमानों से, उग्रवादियों से, रेपिस्ट से, इनसे पैसे आते थे तो मैं उन्हीं की फेवर में मैं हमेशा ही जजमेंट देता था। तो मैंने बच्चों को बोल दिया बच्चा तुम आगे मत आना, ये नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, हमारी दुकानदारी ओपनली खुल जाएगी। अब आते हैं इसके रोने के ऊपर। जो ये रो रहा था, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि यार रोज माल आ रहा था, मलाइयाँ खा रहे थे, अब ये कुर्सी जा रही है, इसी के बेसिस पे तो पैसे आ रहे थे, अब इसमें से बाहर निकल के मोदी जी तो इसको, इस कमीने को जिसका नाम चंद्रचूड़ था, इसको कोई कुर्सी भी देने वाले नहीं है। तो उसको लग रहा था कि अब पैसे कैसे बनेंगे। वैसे तो पैसे इतने बना लिए हैं क्योंकि केजरीवाल के सारे ही केसेस में इसने सारे लोगों को एक एक करके बरी कर दिया, अरबों रुपए वहां से खाए हैं। और खाने का भी सिस्टम, वो आपने फोटो देखी होगी केजरीवाल की, टेबल भरा हुआ था खाने का, आम आदमी का। सर आपको लगता नहीं है कि ये सारा जो धांधली करने का जो पूरा इकोसिस्टम था वो हाथ से निकल गया, तो रोना तो बनता ही है सर। सुमित जी, इकोसिस्टम हाथ से निकल भी गया, मगर इको सिस्टम करप्ट भी तो हो गया ना साथ में। ठीक है ना, हाथ से तो निकला, ठीक है, वो जो ताकत हाथ में थी अभी तक वो उनके हाथ में नहीं रही, अब उनको एक नए तरीके से जिंदगी जीनी पड़ेगी। और शायद वो एक कंसल्टेंट बन के भी रह सकते हैं, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस कोई भी रिटायर होता है तो उसके बाद भी उनके साथ उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं उनकी राय लेने के लिए कि इस टाइप के केस को कैसे हैंडल करना, उसकी भी कोई ना कोई कीमत होती है। तो ऐसा तो अभी भी उनके पास आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा, क्योंकि वो चीफ जस्टिस की लेवल पे बैठ के जो रिटायर हुए हैं तो वो 2-4 रुपए के लिए तो काम करेंगे नहीं, वो तो उनको अच्छी खासी रकम चाहिए होगी जिसके अंगेंस्ट वो अपनी सलाह देंगे। और सलाह किसको देंगे? जो फंसा होगा। ठीक है ना, तो जिसको पता है कि मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, मेरे अगेंस्ट वर्डिक्ट जा ही नहीं सकता, मेरे फेवर में आएगा, तो उसको वो तो नहीं जाएगा इनके पास, जो फंसा होगा वही जाएगा ना इनके फेवर में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी दी हैं कि जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं गई हैं। और ऐसे ही लोग जो गवर्नमेंट चाहते हैं कि गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट ना जाए, वो इनको एज ए सलाहकार भी अपने पास अंदर अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे ऑफिशियली ना करें और अनऑफिशियली तो अपॉइंट हो ही जाएंगे। तो पैसे की तो कभी कमी नहीं रहेगी इनके पास में। वो बात तो दूर है कि हाँ, गवर्नमेंट की पोजीशन की जो पावर है वो हाथ से निकल जाती है, उसके लिए एक अलग तरीके से जिंदगी जीनी पड़ती है और मानना ही पड़ता है कि पहले जितना बड़ा बंगला तो मिला है, अगर वो उतना बंगला ना मिलके अपने जो पैसे से जो थोड़ा बहुत बना रखा है उसमें रहे, क्योंकि उसके अंदर भी लोगों की नजरों में नहीं आना चाहेंगे कि जो इतनी मोटी रकम इकट्ठी कर रखी है तो उससे बहुत बड़ा घर भी नहीं दिखा सकते, वो भी उसको भी वो एक मध्यम वर्ग का ही अपना दिखाएंगे, हर चीज जीने का तरीका और रहने का तरीका मध्यम वर्ग का ही दिखाएंगे, उसमें बढ़ चढ़ के नहीं दिखा सकते। तो पैसा तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, मगर पैसा लोगों को नजर नहीं आएगा, वो बात अलग है। सर वैसे ये जो चीफ जस्टिस है इसने बोला भी रिटायरमेंट के ऊपर कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रोल किसी भी चीफ जस्टिस को किया गया वो मैं था। यानी कि पता भी है कि मैंने सारे जजमेंट्स पैसे लेकर दिए हैं, सारी उल्टी जजमेंट्स दिए हैं, सारे रेपिस्ट, सारे खूनी जिन्होंने 36 बार लड़की का कत्ल किया हो, यानी कि काटा हो, उसको भी बरी कर दिया। रात के 12 बजे भी कोर्ट खोलकर बरी किया है लोगों को, सबको पता है और इसको भी पता है कि मुझे गालियां पड़ेंगी, और बोल भी दिया कि सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ी हैं। वो आदमी जिसने सारे 2 साल अनएथिकल स्टैंडर्ड्स को अपनाया हो जजमेंट्स देते हुए, वो आज बोल रहा है कि मेरी जो फैमिली है ये तो दूध की धुली हुई है, इतनी डेडिकेशन है, इतने एथिक्स को हम फॉलो करते हैं कि अपने बेटों को मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी अपना केस मत लेकर आना। मेरा जो बाप था उसके पास इंदिरा गांधी लेकर आई थी, वो भी चीफ जस्टिस था और उसने सब कुछ, आपको पता ही है क्या कुछ किया था, मैंने भी ये कुछ किया है देश के खिलाफ, तुम भी मेरे जाने के बाद तुम ही बनने वाले हो अगले चीफ जस्टिस, क्योंकि कोलिजियम के अंडर मेरी ही फैमिली आगे जाकर बनेगी, इसलिए तुम आज बिल्कुल ऐसे दिखाओ जैसे कि दूध के धुले हो। सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ने अपने बेटों का फ्यूचर इस स्टेटमेंट्स के साथ सिक्योर कर दिया कि कितने एथिकल लोग हैं ये लोग? सुमित जी, देखिए, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ चंद फैमिलीज ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेवल पे जजेस बन के जाते हैं। तो अगर अगर
और कुछ खास वकील ही होते हैं, बहुत खास वकील होते हैं जिनका जिनका केस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो उनकी शक्ल देख के ही उनको हियरिंग के लिए मान जाते हैं। बाकी आम आदमी का केस तो सालों साल पेंडिंग में रहते हैं, उनको कभी सुनवाई होती भी नहीं है। तो वो सारा एक इकोसिस्टम क्रिएटेड है, और ये जो उनके दोनों बेटे भी, वो उनके वही इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। आज वो लॉयर्स हैं, आज उनके वो फिर उनके केसेस जो हैं वो स्पेशल हियरिंग पे कहीं पे भी सुने सुने जाएंगे जजेस द्वारा, और कल को वो अगर जज भी बनते हैं तो वो फिर उनको उस हिसाब से उस इकोसिस्टम में उनको फेवर होकर उनको जज बनने की पोजीशन में भी पहुंचने के लिए पूरी पूरी मदद मिलेगी। तो ये कुछ फैमिलीज आपस में एक दूसरे की मदद करती रहती है, इकोसिस्टम बना रखा है इन्होंने, उसके अंदर किसी और आउटसाइडर को घुसने घुसने की इजाजत नहीं है, और कोशिश जो करता भी है तो वो उसमें उसको ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सुमी जी, मैं आपके आपके ध्यान में एक ऐसा उदाहरण लेके आना चाहता हूँ कि ऐसे खास केस का जो कि 1945 का है, जिस टाइम पे अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे। 1947 में हमको आजादी मिली ना, तो उस टाइम पे अंग्रेज गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जो होते थे, जहाँ पे जो टीचर्स होती थी, नन्स वगैरह होती थी या दूसरी टीचर्स होती थी, उनको जो इनकम मिलती थी उनको उन्होंने इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर रखा था। तो वो जो रूलिंग था वो 1947 के हमारी आजादी के बाद भी चलता है, वो आज तक चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में वो वाला केस जो इतने सालों से, समझिए पिछले 70-75 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो चंद्रचूड़ जी जाते जाते उसको गवर्नमेंट के फेवर में दे गए कि नहीं जी, अगर आप को जो मिशनरीज टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट एडेड मिशनरीज हैं जिनको पैसा मिलता है, उनको वो जो सैलरीज ड्रॉ कर रही है उस पर उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है कि आज 75 साल में जाते जाते अपनी इमेज को ठीक करने के लिए आप ऐसा वर्डिक्ट देके गए, बाकी 75 साल तक वो केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था, अब तक क्यों नहीं दिया इन्होंने वर्डिक्ट? तो ये तो एक इमेज क्लीनिंग की एक्सरसाइज चल रही है, पीआर एक्सरसाइज चल रही है पिछले कितने दिनों से, जब इनके रिटायरमेंट कुछ दिन से पहले से चल रही है, उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक भी चलती रही है, और रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी चल रही है। तो एक इंसान को अपने बारे में इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? तो दैट मीन्स दाल में कुछ ना कुछ काला तो है ना सुमित जी? सर, दाल ही काली है। और ये जो रोना था इसका, जाने जाते जाते, हमें भी पता है क्यों है। और ये मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और वक्फ बोर्ड में कोई फर्क नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर वो जहां पर जमीन को हाथ लगाते हैं वो बोलते हैं हमारी हो गई, और रूलिंग भी पास हो जाती है उन्हीं की फेवर में। और एज फार एज चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट है, उस पर चीफ जस्टिस हाथ लगा देता है, ये कुर्सी मेरी और मेरी फैमिली की है, इसके ऊपर मेरा ही बेटा बैठेगा, इसका बाप भी इसको बिठा के गया, ये अपने बच्चों को बिठाने वाला है। वक्फ बोर्ड में और सुप्रीम कोर्ट में कोई फर्क नहीं है। दोनों के बाहर एक रेट लगा है, आज का हमारा दल्लों का ये रेट है, और आप रेट दे दीजिए, बेल ले लीजिए। अगर किसी ने धांधली करी हो, इस देश में चोरी करी हो, पॉलिटिशियन ने हो या बिजनेसमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जितना बड़ा केस उतनी जल्दी जल्दी हियरिंग, और पहले ही दिन जजमेंट्स रिजर्व की जाती हैं इस कोर्ट के अंदर। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चंद्रचूड़ ने वो ऐसी मुहिम शुरू कर दी है कि भाई अब तो लोअर कोर्ट में जिसका नाम न्याय बिंदु था, उसने न्याय के ऊपर ही बिंदु डाल दिया। यहां तक तो इन्होंने जो ये धांधली सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता था, अभी लोअर कोर्ट ने भी शुरू कर दी कि यार जो ऊपर वाले पैसे ले लेकर सबको बरी कर रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है पूरे कोर्ट्स के अंदर, सारे देश के अंदर जितनी भी हमारी वीडियोस ये जजमेंट्स के ऊपर आती हैं, लोग लंबी लंबी मदर सिस्टर करते हैं इनकी वीडियोस के अंदर, और किसी को भी विश्वास नहीं रहा हमारे कोर्ट सिस्टम के ऊपर। यानी कि हमारा कोर्ट्स का वो हाल हो गया है कि बनाना कंट्री जो है पाकिस्तान, उससे भी नीचे रैंकिंग है हमारे कोर्ट्स की, ओनली बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दिस दुर्योधन जिसका नाम है चंद्रचूड़। सर, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने कि ये फैमिली का जो एक कबाल है, यही वक्फ बोर्ड वाले ये जो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं क्या कुछ ढंग का काम करेंगे, या वो कहेंगे यार एक जेब में, एक हाथ मेरा अपनी जेब में है, दूसरा चंद्रचूड़ की जेब में है। वो वैसा काम करेंगे या इंडिपेंडेंटली करेंगे, ये वक्त बताएगा। सुमित जी, मैं एक और किस्से पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। ये शायद अगले वीडियो के लिए एक टॉपिक भी बन सकता है कि देखिए,
जितनी भी जब अंग्रेज की यहाँ पे सरकार होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को 99 इयर्स की लीज पे बहुत सारी जमीन दे रखी थी, जिसपे उन्होंने अपने चर्चेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और दूसरी चीजें खोल रखी थी। उसमें से लगभग लगभग 80 साल पूरे हो चुके हैं। किसी के 80 पूरे हो चुके हैं, किसी के 90 पूरे हो चुके हैं। क्या 99 साल पूरे होने के बाद वो जमीन हम उसके जिस जो ओरिजिनल ओनर था उसको वापस मिलेगी? क्या कोर्ट्स उसके फेवर में जजमेंट देगी, या उसको उस टाइम पे बोल दिया जाएगा कि 99 इयर्स की लीज खत्म हो गई है, तो इसको फ्री होल्ड में आप कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को लैंड का टैक्स देके अपने नाम पे आप कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा विषय है जिसके पे चर्चा खुल के सबके बीच में होनी चाहिए कि जो भी 99 इयर्स की लीज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड दिया था, उस लैंड का लीज खत्म होने के बाद क्या अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया। अब आंसर आपका मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी जो समझ है चीफ जस्टिस की वीडियो बनाने के बाद वैसे ही जीरो हो जाती है और इसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो आप मुझे बता देना कि इसका क्या आंसर होना चाहिए या इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि जो अंग्रेज 99 ईयर्स की लीज पर जगह दे गए थे इन मिशनरीज का, नाउ व्हाट टू डू विद देम। थैंक यू सर, जय हिंद एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम।